हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें क्या किया जाता है, ऊष्मा को अधिकतम सीमा तक ठीक है, अधिक से अधिक सीमा तक ऊष्मा को किसमें परिवर्तित करना है, कार्य में। ठीक है, तो ये जो कार्नोट साइकिल है इसी के बेसिस पर कार्य करती है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, ऊष्मा को अधिकतम सीमा तक कार्य में परिणत किया जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, ऊष्मा को कार्य में परिणत करना। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा कितनी एक निकाय है, उसमें ऊष्मा कितनी अवशोषित हो रही है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर ऊष्मा का जितना भी पार्ट अवशोषित हुआ है वो पूरा कार्य में बदला है या नहीं है, ये कार्नोट साइकिल इसी के बारे में बताती है। ठीक है, ये साइकिल जो है, सादी कार्नोट एक इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर थे सादी कार्नोट। ठीक है, इनके द्वारा 1824 में ये साइकिल दी गई। ठीक है, तो सादी कार्नोट द्वारा 1824 में ये साइकिल दी गई। ठीक है, अभी सबसे पहले ये साइकिल कैसी है, इनमें हम 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है समतापी प्रसार, सेकंड है रुद्धोष्म प्रसार, थर्ड है, 4 स्टेप में इस साइकिल को हम समझेंगे। ठीक है, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, उसके बाद में आते हैं समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, तो समतापी यानी कि dt = 0, रुद्धोष्म प्रक्रम हमने पढ़ा था जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, तो इसमें Q = 0 माना जाता है। ठीक है, समतापी संपीड़न, ठीक है, वो उसी के बेस पे काम करेगा। ठीक है, del E del T। ठीक, इस तरह से हम 4 स्टेप में इस पूरी ही साइकिल को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, इसका हम स्ट्रक्चर लेते हैं। A point, B point, B to C point और this one is D point। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कार्नोट साइकिल। तो इसमें कार्नोट साइकिल में सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या था, समतापी प्रक्रम। ठीक है, ये जो साइकिल होती है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच बनती है। ठीक है, यहाँ पे होता है प्रेशर यानी कि दाब, और इधर आते हैं आयतन। ठीक है, जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है और दाब बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस साइकिल में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको हम 4 स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक है, A to B में सबसे पहले हम पढ़ेंगे A to B में चेंज होना, B to C में चेंज होना, देन C to D एंड D to A। इस तरह से इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले समतापी है जिसमें टेम्परेचर हम ले रहे हैं T2। ठीक है, दाब है अपने P1 और V1, यहाँ पे दाब है P2 और V2, इसमें हो जाएगा P3 V3 और इसमें हो जाएगा P4 V4। ठीक है,
यहाँ पे आपके समतापी प्रसार चलेगा, तो इसके अपोजिट यहाँ पर C to D में समतापी संपीड़न चलेगा। ठीक है, ऐसे में इसका जो टेम्परेचर है वो स्थिर है क्योंकि ये दोनों ही समतापी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर P2 to P2 V2 to P3 V3 में जब जाते हैं तो ऐसे में यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम चलता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0, और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है। T2 से क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो इनमें कुछ इक्वेशन ऊष्मागतिकी के नियम के द्वारा, यानी कि क्या होता है ऊष्मागतिकी का नियम, हमें पता है डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। अगर रुद्धोष्म प्रक्रम है तो इसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन समतापी प्रक्रम में डेल E का मान 0 ले लिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं को लेते हुए हमें चारों ही प्रोसेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार होगा, तो यहाँ पर इसके अपोजिट D2A में वापस चेंज होगा, तो रुद्धोष्म संपीड़न आएगा। तो इस तरह से हम इस साइकिल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हम लेंगे समतापी प्रसार। समतापी प्रसार, आप ये स्ट्रक्चर जो है अपने सामने रखना। ठीक है, तो ऐसे में क्या चेंज होगा, सबसे पहले A to B में चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसका टेम्परेचर है T2, ये कुछ बातें हैं। ठीक है, और A के लिए जो दाब और आयतन है वो P1 V1 है। जब ये B में जाएगा यानी कि A to B जब समतापी प्रोसेस होगा, ऐसे में क्या बन जाएगा, P1 V1 से P2 V2 हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हमने T2 लिया है क्योंकि ये समतापी प्रसार, इसके अंदर T2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे P1 V1 से P2 V2 हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ऊष्मागतिकी का क्या नियम है, इसमें जो ऊष्मा अवशोषित हो रही है वो हम ले रहे हैं Q2। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं। सबसे पहले A to D में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर T2 ले रहे हैं, और यहाँ पर दाब और आयतन जो है P1 V1 लिया तो P2 V2 हो जाएगा, और ऊष्मा का मान जो है Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार, फर्स्ट नियम क्या है ऊष्मागतिकी का, डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। ठीक है, यहाँ पर जो हम कार्य लेंगे वो हम लेंगे W1। ठीक है, तो ऐसे में डेल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊष्मा ली है Q2 माइनस W1। ठीक है, तो इस तरह से जब स्थिर ताप पर समतापी प्रसार में स्थिर ताप पर जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो ऐसे में डेल E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। ठीक है, समतापी प्रसार के लिए इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो डेल E इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने पहले देखी थी। ठीक है, जब ऊष्मा गतिकी और जब हमने गणनाएं की थी W Q, ठीक है, इन सब की जब गणनाएं की थी तो ऐसे में हमने देखा था कि W की वैल्यू जब हमने निकाली थी तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस W1। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू माइनस W1, तो W1 की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, RT ln T2 अपॉन V1। जब हमने पूरे प्रोसेस के साथ में W की गणना की थी तो ऐसे में W की वैल्यू क्या आई थी, RT ln, चूँकि हम टेम्परेचर क्या ले रहे हैं, T2, तो यहाँ पर W की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमें इस तरह से ये इक्वेशन मिलती है। ये सारी इक्वेशन हमें आगे से आगे काम आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को ले लेते हैं
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे में W1 जो मिला है हमें RT2 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। तो ये वैल्यू भी यहाँ पर माइनस में होगी, यहाँ पे माइनस और माइनस जो है कट आउट हो जाएंगे और W1 इक्वल्स टू दिस इक्वेशन आ जाएगी RT2 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। अब हम आगे करते हैं सेकंड नंबर रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है। रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिए। रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार जैसे कि हमने पहले पढ़े थे समतापी, समदाबी ऊष्मागतिकी के प्रक्रम जो पढ़े थे, समतापी, समदाबी, समायतनी, रुद्धोष्म और फिर था चक्रीय, ठीक है। तो इस कार्नोट साइकिल में एक तो चक्रीय है, उसी के साथ हम रुद्धोष्म प्रसार ले रहे हैं। तो रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होने चाहिए उनके पॉइंट। ऊष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। सेकेंड अपने क्या होता है, Q का मान जो है 0 होता है और इसी के साथ में तापमान में क्या आते हैं, परिवर्तन। तो अब हम कहाँ जाएंगे, A to B में हम चेंज हो गए थे, अभी चेंज होगा B to C में, ठीक है। ऐसे में इसका आयतन और दाब क्या था, P to V2 था, जो कि चेंज हो जाएगा किसमें, P3 V3 में, ठीक है। Q यहाँ पर 0 है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन दर्शाएगा। ऐसे में टेम्परेचर जो होगा रुद्धोष्म प्रसार के लिए T2 से घट करके T1 में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके ये पॉइंट्स हो गए, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, Q का मान 0 लिया जाता है, तापमान में परिवर्तन होता है और B2 C में चेंजेस करने हैं। तो P2 V2 से P3 V3 हो जाएगा और T2 से क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या था, डेल E इक्वल्स टू Q माइनस W लिया था। इसके लिए W जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, W2। सेकेंड प्रोसेस से सेकेंड स्टेप के लिए कार्य जो हमने लिया है W2, Q का मान 0 है, तो डेल E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस W2, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। माइनस W2, यहाँ क्या था, T2 चेंज हो जाता है T1, ठीक है। इसमें ये T2 घट करके T1 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर था डेल E माइनस डेल W, जो कि डेल E इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV डेल T, या मैं इसे लिख सकती हूँ CV। ऊष्माधारिता क्या थी, ऊष्माधारिता को हम स्थिर आयतन पर अगर लेते हैं तो CV आता है, CV, ठीक है। ऊष्माधारिता क्या थी, डेफिनेशन कि ऊष्माधारिता यानी कि कोई भी पदार्थ है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया जाए तो ऐसे में वो कितनी ऊष्मा को अवशोषित करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता। जो मोलर ऊष्माधारिता भी थी और विशिष्ट ऊष्माधारिता भी उसे कहते हैं अगर मोल लेते हैं। तो ऐसे में जब डेल E इज इक्वल टू CV डेल T, तो ठीक है, तो स्थिर आयतन पर CV डेल T यानी कि T2 माइनस T1 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। डेल E की वैल्यू जो हमने ली थी, हमने क्या किया था कि C इज इक्वल टू था Q अपॉन डेल T, ठीक है। जब इसको अवकलित करते हैं डेल Q अपॉन डेल T आया था, ठीक है। C इज इक्वल टू
Q अपॉन ऊष्मा और टेम्परेचर में चेंज होता है, ठीक है, टेम्परेचर में परिवर्तन को ये दर्शाता है। तो इस तरह से हम C की जो स्थिर आयतन पर इसकी वैल्यू देखी थी, हमने ये देखी थी। और Q इज इक्वल टू ऊष्मागति के फर्स्ट नियम से Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है ठीक है, तो डेल Q इज इक्वल टू था डेल E प्लस B, ठीक है। इसमें B की जब यहाँ पर इसे पुट करते हैं तो डेल E प्लस P डेल B अपॉन क्या आया था, डेल T, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल T आया। उसके बाद में डेल Q इज इक्वल टू दिस, ठीक है, डेल T हो गया, डेल E प्लस P डेल B अपॉन डेल T, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर V को स्थिर आयतन पर हमें निकालना है, CV जो है CV, V स्थिर आयतन है, V इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल E अपॉन डेल T V, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें आ गई थी, ठीक है। तो इसे हम या CV डेल T तो हमने लिख ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर डेल E इक्वल टू माइनस WT है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट याद दिलाने के लिए कि किस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर डेल E अपॉन डेल T आई है। डेल Q की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, स्थिर आयतन पे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ये निकाल दिया। तो ऐसे में इसकी मेन इक्वेशन क्या आएगी, W2 इज इक्वल टू CV डेल T, ठीक है, और माइनस W2 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है मेन कहलाएगी, सेकंड इक्वेशन माइनस CV T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये आपके सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इसमें ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो W2 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये हमें रुद्धोष्म प्रसार के लिए इक्वेशन मिल जाती हैं। अभी हम आगे आते हैं समतापी संपीड़न पे। ठीक है, समतापी संपीड़न, इसके भी कुछ स्टेप है। समतापी संपीड़न, उसके लिए वही Vp इज इक्वल टू 0, ठीक है। टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, समतापी संपीड़न है, ठीक है। इसमें क्या होगा, P3 V3 से क्या बन जाएगा, P4 V4, ठीक है। तो ये चेंजेस जो होगा B to C हुआ, यहाँ पर C to D चेंज होगा, C to D, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, समतापी संपीड़न, ठीक है। तो P3 V3 से P4 V4 आयतन में चेंजेस आएंगे, C to D चेंजेस आएगा, T1 आपके सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम कार्य लेंगे वो होगा W3, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में कार्य की वैल्यू हमने ली है W3, ठीक है। तो अभी W3 जब हम लेते हैं तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार इसमें हम जो ऊष्मा लेंगे वो Q1 लेंगे, ठीक है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हमने क्या लिया,
1 माइनस W, ठीक है। यहाँ पर 3 ले रहे थे तो 3, ठीक है। यहाँ पर डेल E इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू माइनस W3, ओके। अभी W3 की वैल्यू V2 अपॉन RT ln V2 अपॉन V1 लिया था, ठीक है। वो की वो इक्वेशन यहाँ पर भी आएगी, लेकिन यहाँ पर V4 अपॉन V3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ Q1 माइनस W3, ठीक है। तो ये हो गया Q1 जो है यहाँ ऊष्मा लेंगे, ठीक है। अभी Q1 इसको माइनस W3 और माइनस W3 यहाँ पे टेम्परेचर हमने लिया है RT1 ln V4 अपॉन V3, तो ये इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर है 3, ठीक है, जिसमें कि W की वैल्यू W3 की वैल्यू RT1 V4 ln V4 अपॉन V3 आ जाता है। अगला हम प्रोसेस लेते हैं रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वही Q इज इक्वल टू 0, ये चक्रीय बन जाएगा, D टू A में चेंजेस होंगे, V4 से किस में चेंज हो जाएगा, P1 V1 में, ठीक है। Q का मान यहाँ पे 0 है, तो W कौन सा होगा, 4, ठीक है। और इसमें ऊष्मा जो ली जाएगी, कौन सी ली जाएगी ऊष्मा, ऊष्मा हम लेंगे ऊष्मा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल W होता है, तो डेल E Q 0 है, तो ठीक है। अभी डेल E इक्वल टू क्या था, CV T2 माइनस T1, तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी W4 की, चूँकि डेल E इक्वल टू क्या है, माइनस W4 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ ये इक्वेशन जो होगी मेन, ठीक है, इक्वेशन माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पर W की वैल्यू रख रहे हैं, W4 की वैल्यू CV T2 माइनस T1। तो इस तरह से हमें 4 इक्वेशन मिल चुकी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 है। अब कार्नोट साइकिल द्वारा ऊष्मा से कार्य में परिणत कार्य पूर्णतः चेंज होता है या नहीं है, ये हमें डिटेक्ट करना है। ऐसे में अब क्या करेंगे, जब W1, 2, 3 और 4 हमें मिल गए हैं, तो पूरे टोटली कार्य को हम कंबाइन करके टोटल वर्क W निकालेंगे। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है। ये वैल्यू आप चारों ही इक्वेशन से देख लीजिए। दो वैल्यू RT ln V2 अपॉन V1 और V4 अपॉन V3 था, ठीक है, और दो वैल्यू थी CV T2 माइनस T1 थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो CV T2 माइनस T1 और इधर भी CV T2 माइनस T1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पीछे क्या बचेंगे, RT ln V2 अपॉन V1 और माइनस RT ln जिसको V3 अपॉन V4 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में जब ये इक्वेशन करते हैं तो W1 की वैल्यू क्या थी, RT2
ln V2 अपॉन V1, ठीक है, प्लस W2 की वैल्यू क्या थी, CV T2 माइनस T1, प्लस W3 की वैल्यू क्या थी, R T1 ln V4 अपॉन V3, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू जो है माइनस में आएगी, माइनस होगी T2 माइनस, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, W इज इक्वल्स टू RT2 ln V2 अपॉन V1, ठीक है, प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3, ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाती है। अभी इसमें क्या होगा, W को हम अगर इस वैल्यू को Q2 ले लिया जाए और इस वैल्यू को Q1 ले लिया जाए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2, इसको हम उल्टा कर देंगे, जैसे कि RT1 ln V4 अपॉन V3 है, तो एक स्टेप और हो जाएगा V3 अपॉन V4, क्या हो जाएगा, V3 अपॉन V4, RT1 ln V3 अपॉन V4, ठीक है, तो Q2 माइनस Q1, ठीक है, तो इस तरह से हमें ये एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, तो W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। अभी आदर्श गैस है, इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम चल रहा है, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V3 अपॉन V2, ठीक है, और एक वैल्यू, एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी होगी T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V4 अपॉन V1 अपॉन V4, ठीक है, तो हमें ये दो इक्वेशन मिलेगी, क्यों मिलेगी, आदर्श गैस है, के लिए रुद्धोष्म परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2, एक इक्वेशन ये आएगी रुद्धोष्म प्रसार के लिए, ठीक है, ये होगा रुद्धोष्म प्रसार के लिए, और ये होगा इसमें रुद्धोष्म संपीड़न के लिए, ठीक है, तो इस तरह से रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न के लिए ये दो हमें इक्वेशन मिल जाती हैं, इसमें T2 अपॉन T1 की वैल्यू। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन V1, ठीक है। अभी इस मान को अगर हमने जो RT-ln मिली थी W वाली इक्वेशन, W इज इक्वल टू क्या आया था, RT-ln क्या था, V2 अपॉन V1, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, V3 अपॉन V4, ठीक है, प्लस RT माइनस
RDln क्या था V3/V, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं तो इन्हें अगर मैं कंबाइन कर लूँ W क्या हो जाएगा, T2 है एक T1 है तो T2 - T1, ठीक है, ln V2/V1, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, जिसे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये कार्नोट साइकिल को बताती हैं कि इस तरह से जो ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो ऊष्मा पूरी तरह से कार्य में परिणत नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइन आएगी कि यहाँ पर निकाय द्वारा इस साइकिल में, इस चक्र में निकाय द्वारा किया गया कार्य इस चक्र में निकाय द्वारा किया गया कार्य एवं उच्च ताप क्या है, T2, ठीक है। उच्च ताप पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q2 के द्वारा हमें प्राप्त समीकरण, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाती हैं जिसमें W की वैल्यू हमें मिल जाती हैं, क्योंकि W क्या है, Q2, ठीक है। इसमें तापमान में चेंजेस आ रहे हैं तो W हो जाएगा T2 - T1 अपॉन T2, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो इक्वेशन, इसमें W की वैल्यू ये, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में जो है चेंजेस आ रहे हैं इनको लेके, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 - T1। ऐसे में जब ये वैल्यू जो है T2 - T1, इसमें दो कंडीशंस आएगी, एक आएगी T2 - T1 अपॉन T2 इज लेस देन 1 एंड W इज लेस देन Q2। तो ये दोनों कंडीशन क्या बताती हैं, ये दोनों ही कंडीशन ये बताती हैं कि जब ऊष्मा जो है कार्य में परिणत हो रही है तो वो कार्य हमेशा कम रहता है, ठीक है। तो कार्य की वैल्यू जो होती है 1 से कम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर, ताप पर और ऊष्मा, ठीक है, तो जब भी कोई निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो कुछ ऊष्मा जो अवशोषित की जाती है वो कुछ ही कार्य में बदलती है और कुछ जो है अगले कार्य के लिए
छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्नोट साइकिल से ये समझते हैं कि ऊष्मा पूरी तरह कार्य में नहीं बदलती है, वो थोड़ी ही मात्रा कार्य में बदलती है। ठीक है, तो इसमें कुछ लाइंस लिख लीजिए, जैसे कि इसका मतलब है कि उच्च ताप T1 T2 पर अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग की कार्य में बदलता है, बचा हुआ भाग T1 पर निकाय द्वारा परिपार्श्विक को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम कार्नोट साइकिल को समझते हैं। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल बेसिकली यही बताता है कि जब कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो ऐसे में चाहे समतापी हो चाहे रुद्धोष्म हो, ऐसे में क्या होता है, इन दोनों की वजह से जो ऊष्मा है वो कितनी अवशोषित हो रही है और कितनी कार्य में परिवर्तित हो रही है। तो कार्नोट साइकिल द्वारा हम पूरे ही कार्य की जब गणना करते हैं तो ऐसे में कार्य का मान जो है ऊष्मा जो अवशोषित होती है उससे कम होता है। ठीक है, तो ये बताती है कार्नोट साइकिल। थैंक यू।